हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो है MCQs ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर JK SSB अपकमिंग एग्जाम्स। जो भी हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JK PSI, ULW, स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो सब में वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी टॉपिक ऐसा है कि जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये सब एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और जो भी आपका स्कोर आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस रहने वाला है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे क्विज जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन? विंड इरोजन की वजह से कौन सी लैंडफॉर्म जो है वो बनती है? ठीक है, तो ए है सर्ग, बी है स्टैग, सी है ज़्यूगन और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ज़्यूगन लैंडफॉर्म होती है ये हमारी एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है। एंड इट इज़ अ टेबल शेप लैंडफॉर्म। ठीक है, ये टेबल शेप लैंडफॉर्म्स होती हैं जो कि जब क्या होता है कि जब विंड इरोजन होता है, ठीक है, जब हवा चलती है तेज़, तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है रॉक का वो इरोडेड हो जाता है बाय विंड, और हार्ड पार्ट जो होता है रॉक का वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, जो कि एक टेबल की फॉर्म जो है वो ले लेता है, और उसको हम क्या कहते हैं? ज़्यूगन। सो विंड इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म होते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, ज़्यूगन। अब यहाँ पे सर्ग दिया है, तो सर्ग क्या होता है? हमारा ग्लेशियल इरोजन होता है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियल इरोजन जो होती हैं उनको हम सर्ग बोलते हैं। और स्टैग हमारी जो होती है, दीज आर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय कोस्टल एंड वाटर वेव्स। ठीक है, जो कोस्टल विंड होती है और वाटर वेव्स होती हैं उससे जो लैंडफॉर्म बनती है वो हमारी स्टैग होती है। ठीक है, एंड स्टैग जो है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, सो जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यूगन। सेकंड क्वेश्चन, द सुंदरबंस इकोलॉजिकल हैबिटेट हैज़ बीन गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस? तो जो हमारे सुंदरबन हैबिटेट है, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटस दिया गया है? तो पहले दिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सेकेंड है बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड है टाइगर रिजर्व और फोर्थ है नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 ओनली। तो येस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भी आते हैं। उसके बाद है 1 और 4 ओनली, तो फोर्थ भी राइट है। ठीक है, नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन इकोलॉजिकल हैबिटेट में नेशनल पार्क भी है, और सी है 1, 2 और 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, सो यहाँ पे सुंदरबन जो हमारा इकोलॉजिकल हैबिटेट है, सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन फॉरेस्ट है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर फिनोमिना ऑकर्स? तो ऐसी कौन सी लेयर है इनमें से जो कि क्लोजेस्ट है टू द अर्थ सरफेस, और सारे वेदर फिनोमिना जो हैं वो यहाँ पे ऑकर होते हैं? तो ए है मीजोस्फेयर, बी है ट्रोपोस्फेयर, सी है आयोनोस्फेयर, डी है स्ट्रेटोस्फेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है इट इज़ अप टू 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर के सरफेस से लेके 10 किलोमीटर तक जो हाइट में आती है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, और 75% ऑफ जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो हमारी ट्रोपोस्फेयर के तक ही मौजूद है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ट्रोपोस्फेयर में जो है हमारी क्लाउड्स फॉर्मेशन जो होती है वो भी देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मीजोस्फेयर दिया है, तो मीजोस्फेयर जो है वो है हमारी 50 to 85 किलोमीटर। ठीक है, 85 किलोमीटर तक की रेंज तक जो आती है सरफेस से उसको हम मीजोस्फेयर बोलते हैं। एंड मीजोस्फेयर हमारी कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो है हमारी मीजोस्फेयर। देन हमारी जो आयनोस्फेयर दी है, तो ये आयनोस्फेयर हमारी हॉटेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और 85 किलोमीटर से बियॉन्ड जो हमारी लेयर है वो है हमारी आयनोस्फेयर। एंड लास्टली यहाँ पे हमें स्ट्रेटोस्फेयर भी दिया है, तो स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। और 10 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक के सरफेस से लेके 15 किलोमीटर तक के रीजन में जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। एरोप्लेन्स जो होते हैं वो हमारे इसी रीजन में फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है थर्ड का वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर, जो कि हमारे अप टू 10 किलोमीटर में आती है, और हमारा वेदर फिनोमिना जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही ऑकर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज नॉट इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा डेजर्ट जो है वो इंडिया में नहीं है? ए रैन ऑफ कच्छ, बी थार डेजर्ट, यहाँ पे आर आता है। ठीक है,
थार डेजर्ट, सी इंडस वैली डेजर्ट और डी स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंडस वैली डेजर्ट जो है ये हमारा नॉर्थन पाकिस्तान में आता है, ठीक है, जो हमारी पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान की, ठीक है, वहाँ पे ये देखा जाता है इंडस वैली डेजर्ट एंड इट इज़ एन अनइनहैबिटेटेड डेजर्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं हैं। देन यहाँ पे ऑप्शंस में हमें रैन ऑफ कच्छ दिया है, तो रैन ऑफ कच्छ कहाँ पे है हमारा, गुजरात में, ठीक है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमारा रैन ऑफ कच्छ डेजर्ट जो है वो पाया जाता है और ये सॉल्टी मार्श डेजर्ट है, ठीक है, थॉर डेजर्ट के अंदर ही ये सॉल्टी मार्श एरिया है, ठीक है। और रैन ऑफ कच्छ जो है ये दो में डिवाइडेड है, एक है हमारा ग्रेट रैन और एक है हमारा लिटिल रैन, ठीक है। सो रैन ऑफ कच्छ जो है वो हमारा गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे थार डेजर्ट जो है ये हमारा आप सबको पता होगा राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। एंड लास्टली हमें स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट दिया है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, द लैंड बिटवीन तिब्बत और इंडिया के बीच में जो है हमारा स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। सो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडस वैली डेजर्ट जो है वो इंडिया में नहीं है, इट इज़ इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are longitudinal valleys formed as a result of folding when Eurasian plates and Indian plates collided? तो इनमें से कौन सी longitudinal valleys जो हैं वो फॉर्म की होती हैं जब हमारी यूरेशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स कोलाइड हुई थी, तो कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो हैं इनमें से फॉर्म हुई थी? तो ए है रिजेस, बी है रेंजेस, सी है क्रेटर्स और डी है ड्यून्स। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ड्यून्स जो होते हैं ये लोकल वर्ड है ड्यून्स फॉर वैली, ठीक है, वैली को जो लोकल वर्ड है ड्यून्स का वो है हमारा वैलीज, ठीक है। एंड जो ड्यून्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है हमारे ड्यून्स पाए जाते हैं। ड्यून्स को वेस्ट में जो है इन वैलीज को हम ड्यून्स बोलते हैं और ईस्ट में हम इन वैलीज को द्वार्स बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट में हम ड्यून्स बोलते हैं और ईस्ट में द्वार्स बोलते हैं। ड्यून्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं देहरादून की एंड द्वार्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं हरिद्वार की, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फिफ्थ का वो है ऑप्शन नंबर डी, ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following types of mountains are formed by lifting up of land between faults or by the sinking of land outside the faults? तो faults के जब faults होते हैं, ठीक है, उनसे जो है हमारा लैंड जो है वो लिफ्ट होके एक माउंटेन फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो ये कौन से वाले माउंटेन्स हैं जो फॉल्ट से लिफ्ट होके बनते हैं, ठीक है। सो ए है ब्लॉक माउंटेन्स, बी है न्यू माउंटेन्स, सी है रेजिडुअल माउंटेन्स और डी है फोल्ड माउंटेन्स। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं वो दो फॉल्ट्स के बीच में से लिफ्ट होके जो अपराइज होकर लैंडफॉर्म बनती है उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। और ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारी विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस इन इंडिया, ठीक है। सतपुरा और विंध्या माउंटेन्स जो हैं ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं। देन यहाँ पे रेजिडुअल माउंटेन्स दिए हैं, तो रेजिडुअल माउंटेन्स कौन से हो गए हमारे, जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद राजमहल हिल्स, उसके बाद पारसनाथ हिल्स, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारी रेजिडुअल माउंटेन्स की। एंड लास्टली फोल्ड माउंटेन्स है, तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है हिमालयस, ठीक है। हिमालयस जो हैं हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है फॉल्ट से जो अपलिफ्ट होके माउंटेन बनते हैं वो है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6 का राइट आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइलैंड? तो दुनिया का सबसे हाइट पे जो आइलैंड है, हाईएस्ट आइलैंड है, वो कौन सा है? ए है हवाई, बी है बोर्नियो, सी है न्यू गिनिया, डी है सुमत्रा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। न्यू गिनिया जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइलैंड। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड है हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड हाईएस्ट जो है वो है हमारा न्यू गिनिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टलेशन इज नोन एज ग्रेट बियर? तो ग्रेट बियर के नाम से कौन सी कॉन्स्टलेशन जो है वो जानी जाती है? ए कैनिस मेजर, बी कोरोना बोरियलिस, सी उर्सा मेजर और डी हरक्यूलिस। तो राइट आंसर है 8th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उर्सा मेजर जो है इसको हम ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। उर्सा मेजर जो है ये कॉन्स्टलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रीजन में जो है वो पूरे साल देखा जाता है। अब यहाँ पे हमें बोरियलिस के बारे में दिया है, तो बोरियलिस जो है ये 2 तरह की लाइट्स होती हैं, एक होती है हमारी ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है।
तो ये जो नॉर्दर्न और सदर्न रीजन में हमारी लाइट्स देखी जाती हैं ये, ठीक है, जो कि आउटर पार्ट होता है, कोरोना पार्ट होता है सन का, उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है लाइट्स की। और एक होती है ऑरोरा बोरियलिस और एक होती है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है 8th का वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उर्सा मेजर जो है इसको हम ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा वहाँ पे विजिबल होता है थ्रू आउट द ईयर। 9th क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ ग्रेट डार्क स्पॉट। तो ग्रेट डार्क स्पॉट फिनोमिना जो है ये हमारे कौन से प्लैनेट में जो है वो देखा जाता है। तो ए है नेपट्यून, बी जुपिटर, सी मार्स, डी वीनस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेपट्यून जो है यहाँ पे ये फिनोमिना अकर होता है जिसमें हमारी क्या होता है एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो होती हैं वो हमारे नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में जो है देखी जाती हैं ड्यू टू दिस ग्रेट डार्क स्पॉट, ठीक है। सो दिस ग्रेट डार्क स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ फिनोमेना ऑफ एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपट्यून। यहाँ पे हमें जुपिटर भी दिया गया है ऑप्शन में। तो जुपिटर जो है ये सबको पता होगा बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड फास्टेस्ट रोटेशन जो है वो हमारी जुपिटर की ही होती है सोलर सिस्टम में। मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, ठीक है, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और वीनस जो है इसकी जो है स्लोएस्ट रोटेशन है, ठीक है, स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम जो है वो वीनस की होती है। अब वीनस के काफ़ी सारे और नाम हैं। तो वीनस को हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्थ ट्विन भी बोला जाता है वीनस को, अर्थ ट्विन, ठीक है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एज वेल एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज वेल। तो वीनस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है कि इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अर्थ ट्विन, हॉटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड ऑल्सो स्लोएस्ट रोटेशन वाला प्लैनेट हमारा वीनस ही है, ठीक है। सो जो राइट आंसर है हमारा 9th का, जहाँ पे ग्रेट डार्क स्पॉट पाया जाता है जो कि एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स लाता है उस प्लैनेट में, तो वो है हमारा नेपट्यून, ठीक है। सो ए राइट आंसर है 9th का। 10th क्वेश्चन, ऑटमनल इक्विनॉक्स ऑकर्स ऑन। ऑटमनल इक्विनॉक्स जो होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है बेसिकली जो हमारे डेज व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, ठीक है, जब डेज और नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं तो उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। तो एक है हमारा ऑटमनल इक्विनॉक्स, तो ये कब ऑकर होता है, तो ए है सितंबर 22, बी है सितंबर 23, सी है अक्टूबर 22 और डी है मार्च 21। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सितंबर 23 को जो है हमेशा ऑटमनल इक्विनॉक्स जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक और होता है उसको हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स। अब वर्नल इक्विनॉक्स जो है मैं यहाँ लिखती हूँ वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। तो वर्नल इक्विनॉक्स कौन सी डेट को देखा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्नल इक्विनॉक्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि इन 4 ऑप्शंस में से ही एक डेट है जब वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 23। 11th क्वेश्चन, सप्तऋषि इज द इंडियन नेम ऑफ विच कॉन्स्टलेशन। तो इनमें से एक कॉन्स्टलेशन है जिसको इंडियन नेम दिया गया है सप्तऋषि। तो ए है उर्सा मेजर, बी है उर्सा माइनर, सी है ओरियन, डी है ड्रैको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उर्सा मेजर जो हमने अभी देखा था जिसको हम ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम सप्तऋषि भी कहते हैं इन इंडियन, ठीक है, इंडियन नेम के हिसाब से उसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में उर्सा माइनर दिया गया है, तो उर्सा माइनर का दूसरा नाम क्या है, लिटिल बियर, ठीक है। अगर उर्सा मेजर जो है उसको ग्रेट बियर कहते हैं तो उर्सा माइनर जो है उसको हम लिटिल बियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर जो है सप्तऋषि जो है वो किसको कहा जाता है, उर्सा मेजर को। 12th क्वेश्चन, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। तो टाइटन जो है वो कौन से प्लैनेट की सैटेलाइट है, और ये टाइटन जो है ये बिगेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है वो हमारी टाइटन है। तो ए है अर्थ, बी है मरकरी, सी है वीनस और डी है सैटर्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सैटर्न की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसको हम टाइटन कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स भी हमारी सैटर्न की ही हैं, टोटल 82, ठीक है। 82 सैटेलाइट जो हैं वो सैटर्न में पाई जाती हैं। और टाइटन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इट इज़ द ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर जो है वो सिर्फ टाइटन पे ही देखा जाता है। अब यहाँ पे हमें मरकरी भी दिया गया है ऑप्शन में। तो मरकरी जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है। क्लोजेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है हमारा मरकरी है। तो राइट आंसर जो है 12th का वो है ऑप्शन नंबर डी, सैटर्न।
13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झूम कल्टिवेशन इन इंडिया। तो झूम कल्टिवेशन जो है इंडिया में देखी जाती है, तो इसके रिगार्डिंग ट्रू क्या है इन ऑप्शंस में से वो बताना है। तो फर्स्ट दिया गया है इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन असम, सेकेंड है इट इज़ रेफर्ड एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक, थर्ड है इन दिस द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन फ्यू ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 एंड 3, बी है 2 एंड 3, सी है ओनली 2 और डी है 1 एंड 2। तो जो राइट आंसर है वो क्या बनता है हमारा, तो पहले यहाँ पे दिए गए इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन आसाम, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। झूम कल्टिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आसाम में ही देखा जाता है, ठीक है। सेकेंड है इट इज़ रेफर्ड एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक, तो हाँ झूम कल्टिवेशन को हम स्लैश एंड बर्न टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि फील्ड के जो है डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है और पर ईयर जो है एक रीजन में जो है एक क्रॉप उगाई जाती है और नेक्स्ट ईयर जिस रीजन में एक क्रॉप उगाई जाएगी तो पुराने वाले ईयर वाले रीजन की क्रॉप वाले एरिया को हम बर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है इन दिस द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन फ्यू ईयर्स, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। फर्टिलिटी कैसे एग्जॉस्ट हो जाती है, जब हम यहाँ पे हमने कोई भी क्रॉप लगाई, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर हम दूसरे रीजन में लगाएंगे बट इस रीजन को हमने बर्न कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट रीजन में लगाएंगे और इसको बर्न कर दिया। इस तरह से जब हम साल का एंड होता है, ठीक है, उसके बाद हम वापस से इस रीजन पे आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है उस रीजन की फर्टिलिटी ड्यू टू बर्निंग टेक्निक, ठीक है। ये जो बर्निंग टेक्निक होती है इसकी वजह से जो है फर्टिलिटी काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती है कुछ सालों बाद उस एरिया की, ठीक है। सो इसलिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 तीनों ट्रू हैं रिगार्डिंग झूम कल्टिवेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेनोमीटर्स आर यूज टू मेजर, तो पायरेनोमीटर्स जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी है ह्यूमिडिटी, सी है इंसोलेशन और डी है अर्थक्वेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंसोलेशन जो होती है इट इज़ बेसिकली द सोलर एनर्जी, ठीक है, जो भी हमारा अर्थ सरफेस सोलर एनर्जी को रिसीव करता है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ सरफेस, उसी को हम इंसोलेशन बोलते हैं। तो ये जो है हमारी मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पायरेनोमीटर। अब यहाँ पे एक एल्बिडो भी होता है, तो एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, जो हमारी सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, जो हमारी रिसीव होती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है उसको हम एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पायरेनोमीटर का वो है ऑप्शन नंबर सी, इंसोलेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। एंड अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक, तो ये ऑप्शन आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। तो राइट आंसर जो है 14 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेशन। 15th क्वेश्चन, 49th पैरेलल फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो 49th पैरेलल जो है एक बाउंड्री है वो कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। तो ए है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बी कनाडा एंड यूएसए, सी फ्रांस एंड जर्मनी, डी इंडिया एंड चाइना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री लाइन है उसको हम 49th पैरेलल लाइन बोलते हैं और ये जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, ठीक है। कनाडा और यूएसए के बीच की बाउंड्री जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दो कंट्रीज़ के बीच में जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो हमारी कनाडा और यूएसए के बीच में ही है। अब जो कनाडा है ना, कनाडा की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड में जिस कंट्री की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो भी हमारी कनाडा ही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दिया गया है, तो इन दोनों की बाउंड्री लाइन हमारी कौन सी है, ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। उसके बाद फ्रांस एंड जर्मनी की लाइन कौन सी है, उसको हम बोलते हैं मैग्नियट, ठीक है। मैग्नियट लाइन जो है वो हमारी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। एंड इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम जो है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या इसका मैं नाम बता देती हूँ। चलो काफ़ी 3-4 क्वेश्चन मैंने पीछे पूछ लिए, तो इसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना की बाउंड्री लाइन को बोलते हैं, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस मैंने पीछे पूछे हैं वीडियो में वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स चेक करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करके आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपका क्या स्कोर रहा है वो भी बताइएगा। एंड अगर आपको ऐसे ही और मॉक टेस्ट और MCQ वीडियोज़ देखनी है तो मैं प्लेलिस्ट जो है उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी क्विजेज जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।